नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में रैलियों का दौर है। आज प्रधानमंत्री राजस्थान में मौजूद थे, मध्य प्रदेश में भी हैं और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार में मौजूद थी और वहां पर उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला, आड़े हाथों लिया, सवाल पूछे, लेकिन मुद्दों की बात उन्होंने वहां पर की। और आज मैं आपको यही फर्क बताने जा रही हूं कि जो कांग्रेस है या जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं रैलियों में जाकर, चुनावी रैलियों में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की बातें कर रहे हैं 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद। और कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं लोगों को ये बताने के लिए कि उन्होंने 9.5 साल में और 18 साल में शिवराज की सरकार ने क्या किया है। और आज जब प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा तीर्थ में उन्होंने माथा टेका और उन्होंने वहां पर ये बताया कि किस तरह से इस जगह से उनके परिवार का पुराना रिश्ता नाता रहा है, क्योंकि 19 में इंदिरा गांधी वहां पर गई थी, 2009 में सोनिया गांधी वहां पर गई थी और 2000 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ में गए थे और 2013 में राहुल गांधी वहां पर गए थे और अब प्रियंका गांधी ने वहां का दौरा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस जगह से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है और अपने दादी की यानी कि इंदिरा गांधी की उन्होंने वहां पर बात की। लेकिन उसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि एमपी की 18 साल की सरकार में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, लेकिन ईडी यहां पर नहीं पहुंचती है, ईडी के अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचते हैं। ईडी के अधिकारी जो हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घरों पर वहां पर जाकर छापेमारी करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। उन्होंने कहा कि अब तो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनके यहां तक ईडी पहुंच रही है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर हो रही मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो अभी आपने सुना प्रियंका गांधी को कि जब उन्होंने लोगों से पूछा, वहां पर नौजवानों से खास तौर पर पूछा, तो उन्होंने कहा कि राजा जा रहा है, इस बार हम रोजगार पर वोट करने जा रहे हैं। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मुद्दों की बात कर रही है, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया जा रहा है और प्रियंका गांधी ने ये कहा भी कि हमें किसी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करना है, बल्कि हमें आपको ये बताना है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हम क्या क्या करेंगे। और आपने 15 महीने की वो सरकार देखी थी 2018 में जब सरकार बनी थी कमलनाथ की, कि उन्होंने किस तरह से उस पीरियड में क्या क्या किया था जनता के लिए। और राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, कर्नाटक की, हिमाचल की जो सरकार है कांग्रेस की, वो क्या क्या कर रही है।
लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, प्रधानमंत्री राजस्थान में मौजूद थे। इससे पहले जब वो राजस्थान गए थे तब उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं यकीन से और गला काटकर जो है वो आ जाते हैं, उसके बहाने से जाते हैं और गला काटकर आ जाते हैं। आज जब वो राजस्थान में मौजूद थे तो एक बार फिर से उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेला और कहा कि कोई भी त्योहार, यानी कि हिंदुओं के त्योहारों की वो बात कर रहे थे कि कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें पत्थरबाजी ना होती हो। और यही कहते हुए उन्होंने क्राइम अगेंस्ट विमेन की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि औरतों के पर किस तरह से उनके बलात्कार और इस सब की बात उन्होंने राजस्थान में की। और इसके साथ साथ वो शायद मणिपुर की बात करना, नू की बात करना, मध्य प्रदेश की बात करना, वो सब कुछ भूल गए। मैं सुनवाती हूं आपको प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है राजस्थान में, आप भी सुनिए और सुनिए कि 9.5 साल में अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया होता तो फिर से उन्हें सांप्रदायिक कार्ड खेलने की जरूरत ना पड़ती, जिसकी बिना पर उन्हें लगता है कि एक बार फिर से समाज को बांटकर वोट लिया जा सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंग वॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था। ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान अब ये नहीं सहेगा। तो आपने सुना यहाँ पर प्रधानमंत्री को, वो बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। वो बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं के त्योहारों पर रामनवमी और सबका उन्होंने जिक्र किया कि पत्थरबाजी होती है, लेकिन वो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जिक्र करना, मणिपुर का जिक्र करना, नू का जिक्र करना पूरे तरीके से भूल गए। क्योंकि अब लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्रधानमंत्री और जो तमाम नेता जाकर रैलियां कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी के सहारे एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। क्योंकि वाकई में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उन्हें इस तरह से फिर से वही कार्ड खेलने की, सांप्रदायिक कार्ड खेलने की जरूरत ना पड़ती। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मुद्दों पर लौट कर ला रही हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो, रोजगार की बात हो, ओपीएस जैसा मसला हो। इस सब को लेकर प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। किस तरह से देखा जाए प्रियंका गांधी की स्पीच को और नरेंद्र मोदी के दिए गए इस भाषण को, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर सीपी राय जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। शिबा असलम फहमी साहिबा मेरे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके साथ ही प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल।
डॉक्टर सी पी राय, आप कांग्रेस से हैं, इसीलिए शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि एक तरफ हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने घोटालों की बात की, प्रियंका गांधी ने ईडी की बात की कि ईडी से विपक्षी जो नेता है उनके घरों पर पहुंचते हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड के एक्टर्स जो है उनके घर तक पहुंच जाती है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और खासतौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश की बात की कि 18 साल में 250 से ज्यादा जो है वो घोटाले हुए हैं, लेकिन अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचते हैं और उन्होंने मुद्दों पर घेरा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक बार फिर से वही सांप्रदायिक, वही ध्रुवीकरण की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से जनता को उन्हीं तमाम मुद्दों को सामने रखकर ठगा जा सकता है? क्योंकि वहां पर एक बात और मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगी कि ये भी कहा है नरेंद्र मोदी ने कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते दरअसल कांग्रेस भारत का ही विरोध करने लगी है, और भारत का विरोध का मतलब था उनका खुद का विरोध। क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए, आज अमेरिका की बात की उन्होंने, ब्रिटेन की बात की, सिंगापुर, जापान, इन सब उन्होंने देशों के नाम लिए कि वहां पर डंकापति का डंका बज रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। बुशरा, कांग्रेस का हमेशा तरीका रहा है समस्याओं को समझना, उसके निदान की बात करना और उसका निदान सुझाना, और वक्त आने पर, सत्ता हाथ आ जाने पर निदान करके दिखाना। 1947 की आजादी मिलने के पहले जो सपने देखे थे, 47 के बाद उन सपनों को पूरा किया और लगातार पूरा करते, जो कहा वो भी किया, जो नहीं कहा और आवश्यकता थी वो भी किया। प्रियंका गांधी के भाषण में स्पष्ट दिख रहा है वो कोई व्यक्तिगत आक्षेप करने के बजाय, कोई धार्मिक या किसी तरह की और किसी चीज को इस्तेमाल करने के बजाय वो सिर्फ मुद्दों पर बात कर रही है। निश्चित तौर पे विपक्ष में रहने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता को हम आगाह करें, जनता को हम बताएं कि दूसरी सरकार जो मौजूद है वो क्या क्या कह के आई थी, उसने क्या किया और क्या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये सही है कि 250 से ज्यादा घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं। व्यापम अपने आप में इतना बड़ा घोटाला है कि शायद उससे बड़ा कोई घोटाला शायद ही कोई हिंदुस्तान के इतिहास में आज हुआ हो। न जाने कितनी मौतें उसमें हो गई और कितनी बड़ी बेरोजगारी उसके नाते पनपी। तो प्रियंका गांधी एक तरफ जहां ये सारी बातें बता रही, वहीं अपने वादे भी कर रही हैं। राहुल गांधी भी यही करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी यही करती है कि हम आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। अभी प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कुछ नौजवान खड़े थे और मैंने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। उन नौजवानों ने कहा कि राजा जाने वाला है और हम अब की बार वोट रोजगार के लिए करेंगे। ये है कांग्रेस का तरीका। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी आवाज में निराशा और हताशा दिखलाई पड़ रही है, बुरी तरह हताश है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव तो 5 साल के लिए होता है और 5 साल बाद इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि अगले चुनाव में आप ना आए, कोई दूसरा चुन लिया जाए। होना भी यही चाहिए कि अगर सरकार अच्छा काम न कर रही हो तो उसको हटा दिया जाए। फिर भी 10 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी को तैयार रहना चाहिए कि जनता उनसे ऊब चुकी है, जनता उनको नकार चुकी है और जनता उनको हरा चुकी है। केवल मतदान होना बाकी रह गया है, उसका रिजल्ट निकलना बाकी रह गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात अंदर से जानते हैं कि वो हार चुके हैं। उस निराशा में वो उल जलूल बातें करके और वही हथकंडे अपना करके, जिन हथकंडों से उन्होंने दंगे कराए और दंगों का फायदा उठाया, देश में जितने भी दंगे और झगड़े हुए उसका फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला। उन्हीं हथकंडों को अपना करके वो दोबारा से फिर चुनाव जीतने की अगर सोच रहे हैं, ये जनता उनकी शक्ल को, उनके इरादे को, उनकी नीति और सिद्धांत को पहचान चुकी है और अब उनके झांसे मारने वाली नहीं है। उनकी जो काट की हाड़ी चढ़ चुकी है वो दोबारा से चढ़ने वाली नहीं है। ये उनको जान लेना चाहिए और अपना सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए। जी, शिवा जी, आप किस तरह से प्रियंका गांधी और जो नरेंद्र मोदी दोनों ने जो भाषण दिए हैं, और खास तौर पर मैं यहाँ पर बात करूंगी न सिर्फ भाषण की बल्कि 2 अलग अलग तरह की जो सियासत देखने के लिए मिल रही है, जहां एक तरफ मुद्दों से पूरी तरीके से भटकाव है, उसी तरह के तमाम बयान हैं जहां पर सिर्फ लफाजी है, जहां पर सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जहां पर सिर्फ इवेंट है, अपने बारे में बात है, अपनी वाहवाही है।
वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकार को घेरते हुए मुद्दों की बात जो है वो करती हुई नजर आ रही, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि मैं पूरे विपक्ष की बात करूंगी। किस तरह से इस सियासत को आप फिलहाल देख रही हैं? और ईडी की भी बात की है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कि कैसे वो सिर्फ विपक्ष के तक ही कार्रवाई करे, वहीं तक सीमित है। लग ऐसा रहा है कि सारे घोटाले सिर्फ विपक्ष की जहां पर सरकारें सिर्फ वही हो रहे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सब दूध के धुले हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। मेरे लिए दो चीजें हैं इसमें आज के भाषण में, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के। एक तो ये कि वो कोई भी अपना गुड वर्क नहीं बता रहे हैं। पूरे भाषण में जहां भी जाते हैं कभी ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट है, उनके यहाँ क्या क्या कर दिखाया। तो ये जो सबसे बुनियादी कमी है, 10 साल होने को आ रहे हैं और फिर राज्यों में भी बहुत मौके मिले हैं। कहीं का तो उदाहरण देके बताएं कि हमने फला राज्य में ये कर दिया या केंद्र ने ये कर दिया। जो स्मार्ट सिटीज का वादा था, जो बाकी सारे वादे थे, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन मैं इसकी बात कर रही हूँ कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने की बात करी थी, जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, जो बाकी के वादे थे व्यापार से संबंधित थे, वो सारे वादे तो आम जनता के लिए। मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू मुझे याद आता है 2013 का, मोदी साहब का। उसमें उन्होंने कहा था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये आरक्षण का जो सवाल है इसको आप कैसे हल करेंगे, तो बहुत शानदार जवाब दिया था नरेंद्र मोदी साहब ने। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो आरक्षण का जो मसला है उसमें जो आपस में वैमनस्य है जातियों के बीच में और जातियों का बंटवारा है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास अगर 100 अभ्यर्थी हैं और 10 के लिए सीट है तो जाहिर है लड़ेंगे ही। अब लड़ाई का आधार पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग बनाती हैं। जब मैं आऊंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अगर 100 की जरूरत है तो कम से कम 80-90 तो हो जाए, इस तरह की बात। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था सुन करके कि कितनी बुनियादी और ज़हीन बात करी है उन्होंने। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ कि 60,000 सरकारी विद्यालय बंद हो गए हैं, लगातार जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उसमें शिक्षक नहीं है, जो अस्पताल है बिल्डिंग है लेकिन ना उसमें डॉक्टर्स हैं, ना उसमें दवाइयां हैं, ना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो मामले जो वो, मतलब मेरा ये कहने का है, वो जानते हैं समस्या क्या है। इस देश में ब्राह्मण, दलित, ये सब जो आपस में भिड़ा रखा है जनता को, एक जैसी जनता, एक जैसी समस्याओं से ग्रसित जनता, वो आपस में जन्म के आधार पर भिड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य था, जो टैक्स पेयर के पैसे से होना था, उससे तो इन्होंने G20 कर दिया, उससे तो इन्होंने नए भवन और महल बनवा लिए, उससे तो इन्होंने नए विमान खरीद लिए, उससे तो इन्होंने वो सौदे कर डाले जिसमें मोटा किकबैक आता है और अंबानी को फायदा होता है। तो वो सारा पैसा जो गरीब जनता की मेहनत की कमाई का था, उस मेहनत की फसल नहीं लहलहाई, वो सारा का सारा उस गटर में चला गया जिसको हम एक अंतहीन पूंजीवादी गटर कहते हैं कि वो सिर्फ पूंजीवाद के काम आएगा। तो इस देश में सबसे बुनियादी बात है कि 10 साल के बाद और इतने राज्यों में इतने सालों से सत्ता में रहने के बाद, मैं कहती हूँ गुजरात का ही कोई अच्छा उदाहरण दे दिया करें कि देखो हम गुजरात में थे तो हमने ये अच्छा काम कर दिखाया, वहीं का कुछ आंकड़ा बता दें। तो बुनियादी बात मेरे नजर में यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास अपने रिपोर्ट कार्ड से गुड वर्क बताने के लिए कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जो जरूरी बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब लगातार उन अपराधों का जिक्र करते हैं जिसमें अपराधी मुसलमान होता है, लेकिन ये अच्छा है कि उनके पास 4 या 5 ही होते हैं, उनकी उंगली में गिन सकते हैं 4 या 5, और बाकी सारे तो जो जक्सटापोजिशन है कि एक तो आपने कुछ नहीं किया, दूसरा आपको वादे आप आगे के कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता है कि अब सब लोग आपकी हर बात को जुमला मानते हैं। हर जगह जहां वो कोई नई बात, नया वादा करेंगे तो जनता उसको जुमला मानती है। तो ना पिछला कुछ है ना अगला कुछ है, बचा क्या? हिंदू मुसलमान। और उसमें भी देखिए, इस देश में इतना हेट क्राइम मुसलमानों ने झेला और कभी बदले की कार्रवाई नहीं की है, कभी भी बदले की कार्रवाई नहीं की। एक इतनी लिंचिंग्स हो गई, मोनू मानेसर, बाबू बजरंगी, ये सब लोग खुले घूमते रहे लेकिन उनके ऊपर आंच नहीं आई, एक चांटा नहीं मारा है। इस देश में सिविल वॉर की स्थिति बना के दे दी गई, लेकिन मुसलमानों ने सब्र किया है कि शांति जरूरी है। और हमारे साथ जो राय साहब जैसे, जो अखिल स्वामी साहब जैसे लोग जो खड़े हैं, हमें उनका मान रखना है। तो ये जो बात है कि अभी भी वो गृह युद्ध नहीं करवा पाए,
तो इस हताशा में वो 5-6 केसेस ऐसे गिनाते हैं जिसमें अपराधी मुसलमान होता है। तो मुसलमान अगर अपराधी है तब तो हिंदू पीड़ित का कष्ट है उन्हें। हिंदू पीड़ित का उन्हें तब कभी कोई कष्ट नहीं होता जब अपराधी कोई ठाकुर साहब होते हैं, कोई पंडित जी होते हैं, कोई दबंग जाति के होते हैं, तब उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। यानी कि हिंदू जनता को अगर पीड़ा पहुंचाने वाले हिंदू समाज से आते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। एक सीधा सा एक उनका आंकलन ये है कि बस मुसलमान का दैत्य खड़ा करो, मुसलमान को ऐसा बना के पेश करो कि हिंदू अवाम डरे। हिंदुओं को डराने का जो काम है कि हम नहीं होंगे तो तुम परेशान रहोगे, तुम्हारे साथ अन्याय होगा या अत्याचार होगा, ये जो काम है ये वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब जो है देखिए, अब जो 80 और 20 की जो फाक उन्होंने बनाई है, या जिसने भी इस पर बात की है, जनता जानती है। एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों पड़ोसियों का दुख एक है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब की परेशानियां एक जैसी हैं। उन परेशानियों में उनको ये नहीं पता कि उनके साथ जो कमियां हैं, उनको जो नहीं मिल रहा है, उसका जिम्मेदार उनका गरीब पड़ोसी हिंदू या मुसलमान नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि गर्मियों में जब नलों में पानी सूख जाता है और गरीबों की बस्तियों में पानी के लिए त्राहिमाम होता है, सरकारी टैंकर आता है, एक बाल्टी पानी के लिए आपस में गरीब लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। उनको नहीं पता कि उनके हिस्से का मीठा पीने लायक पानी किसी अमीर ज़ादे के स्विमिंग पूल में है और वो उसमें तैर रहा है। तो ये जो फर्क है, पूंजीवाद का को नजर से ओझल रखो और गरीब को आपस में लड़वाओ और आधार धर्म और जाति बनाओ, तो ये सामने की चीजें हैं। बहुत अफसोस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ना भविष्य का कोई वादा है, न पिछला कोई अच्छा काम है। जी जी, बिल्कुल। अखिल स्वामी जी, चाहे जातीय जनगणना की जब बात हो तब भी प्रधानमंत्री 80% हिंदुओं को कंसोलिडेट करने के लिए बोलते हैं कि आपको जातियों के आधार पर बांटा जा रहा है, आप सिर्फ हिंदू हैं, आप जातियों में मत बटिए। और उसके बाद फिर उस हिंदू मुसलमान में बांटते हैं और ये बताते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां देखिए आपके त्योहारों पर क्या क्या होता है और आपके साथ दरअसल वहां पर जुल्म होता है, हमें लेकर आइए और अगर आप हमें लेकर आएंगे तो क्या कुछ होगा वो सबके सामने है। तो अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार के पास, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, अभी भी सिर्फ उनके पास एक ही चीज है, एक ही तुरुप का इक्का है कि हिंदुओं को डराया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए, मुसलमानों के सामने उनको खड़ा करके मुसलमानों को देश का दुश्मन बना के एक बार फिर से ठगा जाए और फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। नहीं, देखिए, असली बात यह है, पहली बात तो हिंदू इतना डरपोक नहीं है कि कोई उसे डरा सके और इस तरह से बहका सके। 2 बार बहक गया, लेकिन हिंदू अपने रास्ते पे आ जाएगा और जो हिंदुस्तान के हित में है वही करेगा। मैं चलिए एक टेस्ट देता हूं, आपके श्रोता दर्शकों को एक टेस्ट देता हूं और आप जो पैनलिस्ट हैं उनको भी ये पूछता हूं। 100 लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट दिया है। आप सब लोग एक लिस्ट बनाइए 100 लोगों ने जिन्होंने आपको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट दिया है। राय साहब, मेरे और आपकी लिस्ट में 100 में से 99 हिंदू निकलेंगे और 50 गोत्र के निकलेंगे, मेरे परिवार के सदस्य निकलेंगे, मेरे रिश्तेदार निकलेंगे। और मुसलमान जब ये लिस्ट बनाएगा जिन्होंने सबसे ज्यादा उनको कष्ट दिया है, मुसलमानों की भी लिस्ट में 99 मुसलमान ही निकलेंगे। हर धर्म के अंदर, जाति के अंदर जो लड़ाई होती है वो उसी धर्म जाति के बीच में होती है, क्योंकि जो धन का बंटवारा है, जायदाद का बंटवारा है, वो उसी और धर्म जाति में होता है। एक बात। दूसरा, आपने संदर्भ लिया, शुरू में आपने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है ये बीजेपी पे अटैक करते करते भारत पे अटैक कर देता है, इंडिया पे अटैक कर देता है। बीजेपी वाले इंडिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिया पे अटैक। इंडिया है क्या? भारत है क्या? हिंदुस्तान है क्या? आप उषा जी बताइए, हिंदुस्तान विश्व का सबसे सुंदर देश इसलिए है, केवल इसलिए है, ये एकमात्र ऐसा देश है विश्व के अंदर जहां पर अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग हैं, और इतनी ज्यादा विविधता की कल्पना आप किसी दूसरे देश में नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है। और हमने पुराने, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो कोई हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे
कोई भी हो, अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब आपस में मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, केवल हिंदुस्तानी थे। ये जो भारत की खूबसूरती थी, ये जो हमारी विविधता की खूबसूरती थी, इसको बड़ी बदसूरत ढंग से पिछले 9 साल के अंदर तोड़ दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि धर्म और जाति का विद्वेष पैदा करके जो मूल भारत था, जो मूल हिंदुस्तान था, जो हिंदुस्तान जिसकी खूबसूरती पर मैं फिदा था, उस खूबसूरती को आपने खत्म कर दिया। आज ये सबसे ज्यादा मजबूती जो हिंदुस्तान की थी, ये विविधता की, मैं तमिल नहीं जानता, मैं तेलुगु नहीं जानता, मैं मलयाली नहीं जानता, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं हैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो लोग बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ऐसा लगता है कैसा गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जिसमें ऐसे लोग हैं जो दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन आंखों की भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं। पूरे विश्व ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा। आज आपने उत्तर को और दक्षिण को धार्मिक रूप से दलितों पे अत्याचार करके, आदिवासियों पे चेहरे पे पेशाब करके आपने देश को क्षत विक्षत कर दिया है। आपने मेरे प्यारे भारतवर्ष को लहूलुहान कर दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो भारत की खूबसूरती थी, उसको जैसे होता है ना, गुलदस्ते को रौंद दिया है, फूलों को रौंद दिया है, इसकी खूबसूरती को बर्बाद कर दिया है। और मैं देश के लोगों से केवल एक अपील करता हूं, 2023 हो या 24 हो, उन लोगों का साथ कभी मत देना जो हमारे अंदर 142 करोड़ लोगों में भेद पैदा करे। उसको देना जो बस्तियों में घूम रहा है, कारपेंटर के साथ घूम रहा है, जो उनके साथ चाय पी रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, उनको झप्पी लग रहा है, वो व्यक्ति नहीं है जो कि केवल विदेशियों को झप्पी लगता है, बिरयानी खिलाता है और झूला झूलता है। हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है, ऐसे भाई की जरूरत है, ऐसे शासक की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है जब हम दुख में हो, हमारे को अपना कंधा रोने के लिए दे। ये जनता के विवेक पर, और ये जनता बड़ी बुद्धिमान है, हिंदू मुसलमान में बुशरा जी बटने वाली नहीं है। आप बहुत पुरुम्मीद बात कर रहे हैं अखिल स्वामी जी, और आप एक उम्मीद भी दे रहे हैं, बहुत पुरुम्मीद होकर आप बात कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत वक्त नहीं बचा है कि आपकी बातों पर अगर वाकई में यकीन किया जाए तो क्या आगे कुछ चलने वाला है। और इस सब के बीच प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि नेता का अहंकार बढ़े तो उसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, यानी कि जनता की है। कुछ लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया है। नेता भगवान नहीं है, आप में से उभर कर आता है, इंसान है। जब उसका अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वो आपकी परवाह नहीं करता, और तब इस लोकतंत्र ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसे निकालें, सबक सिखाएं और जिम्मेदार बनाएं। तो यहाँ पर सीपी राय जी, किसकी बात कर रही हैं प्रियंका गांधी जी? कौन अपने आप को भगवान समझने लगा है? किसका अहंकार इतना बढ़ गया है? कौन जनता की बात नहीं सुन रहा है? और कौन लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार हनन कर रहा है? बुशरा जी, जेपी नड्डा ने कहा था कि मोदी जी देवताओं के भी देवता है। इसी तरह की बातें और लोगों ने कहा। आज आपने ही बताया कि मोदी जी ने कह रहे मेरे ऊपर हमला, भारत पे हमला है। खुद को भारत मान लेने से बड़ा दिमागी दिवालियापन और कोई हो नहीं सकता। अभी स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। बड़ी कोशिश हुई कि देश पर दंगों में बट जाए, दंगों की आग में झुलस जाए, लेकिन नुरू और मेवात की जनता ने आगे बढ़कर के अपना परचम थाम लिया। खुद राष्ट्रीय एकता का, सामाजिक एकता का परचम थाम लिया। वहां बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, दंगा करने वाले कहीं किनारे मुंह छुपा के बैठ गए, और वहां बड़े बड़े मीटिंग करके लोगों ने तय कर लिया कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मुसलमान लोग हिंदू के मंदिर की रक्षा कर रहे थे और हिंदू लोग मुसलमान की मस्जिद की रक्षा कर रहे थे। ऐसे दृश्य हमको दिल्ली में भी देखने को मिले थे। यद्यप ये ताकतें कामयाब हो गई दिल्ली को बर्बाद करने में, लेकिन उसमें भी तमाम ऐसे किस्से आए जहां ने हिंदू ने मुसलमान को बचाया, मुसलमान ने हिंदू को बचाया, और दोनों ने मिलकर सिख को बचाया या सिख ने इन दोनों को बचाया। इस देश की जो मूल अपनी जो भावना है, जो मूल इसका चरित्र है, वो अपनी जगह पर है। इसलिए इनका कोई बहुत चलने वाला अब नहीं है। ये क्योंकि पूरी तरह फेल हो चुके हैं। शिबा ने बहुत अच्छी तरह, बड़ी खूबसूरती के साथ एक सवाल उठा दिया कि इनके खाते में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी बात को हम बड़े विस्तार से बात कर सकते हैं। 2013 से इन्होंने क्या क्या बातें कहनी शुरू की। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ औरत पर अत्याचार, और क्या क्या कहते रहे लोग। उसी बात को हम कर सकते हैं। 20 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, इसकी बात कर सकते हैं। 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे, उसकी बात कर सकते हैं। ये 3 महीने के अंदर विदेश से सारा काला धन ला रहे थे,
हम उसकी बात कर सकते हैं। ये तमाम भ्रष्ट और बेईमान लोगों के लिए विशेष अदालतें बना करके 100 दिन में जेल भेजने वाले थे, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इन्होंने हजारों वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। गलती से कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये कहते थे चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, पाकिस्तान से एक के बदले में 100 सर लाने की बात करते थे। चीन हजारों मील कब्जा करके बैठ गया, उसका नाम चीन का का नाम भी लेने को तैयार है। वहां पर जाकर राजस्थान में भाषण दे रहे हैं और मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की सरकार कैसे चल रही है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। हमारी बहन और बेटियों के साथ क्या लगता है उनसे संपर्क टूट गया है सीपी राय जी से। शिवा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने हाल ही में देखा कि शिवराज सिंह चौहान की कुछ तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं, जहां वो कुछ महिलाओं को बिठाकर उनके पैर जो हैं वो थाली में रखकर धो रहे हैं और महिलाएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। फिर हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा भाई नहीं मिलेगा, ऐसा मामा नहीं मिलेगा, जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। फिर उसके बाद वो आरक्षण की बात करते हैं कि किस तरह से वो आते हैं तो महिलाओं के साथ क्या क्या किया जाएगा, और लगातार लाडली बहन योजना जो है उसके तहत इतने पैसे, फिर अब उतने पैसे आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। तो एक तरफ तो ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भी जो है उनको ये लग रहा है कि सत्ता उनके हाथ से पूरी तरीके से जा रही है, और कई बार वो अपने विदाई भाषण एक तरह से देते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ वो तमाम तरह के इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साल से वहां पर सरकार है। दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की किसी योजना का नाम नहीं लेते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान का मंच से नाम तक नहीं लेते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सारा चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनके चेहरे पर ही लड़ा जा सकता है, और वही अब भी एक ऐसा चेहरा है जिस पर जनता एक बार फिर से यकीन करके एक बार फिर से उनको वोट दे सकती है? क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, फिर से जनता को एक बार फिर से उन्हीं वादों और वही तमाम जेस्चर, इलेक्शन से पहले झूठे वादे, उनकी फहरिस्त लोगों के सामने रख कर ठगा जा सकता है? एक चीज गौर करिए कि पूरे बीजेपी में ये बड़ा मसला है कि स्टेट से, राज्यों से कोई बड़ा चेहरा उभर ना पाए, इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तकरीबन 20 साल से शिवराज साहब की सरकार रही और उन्होंने जो भी काम अच्छे बुरे किए, अधिकारियों में पैठ बन जाती है, आपके बहुत सारे क्षेत्रों में लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं। इन सब के बावजूद उस आदमी का जो तिरस्कार इस समय भाजपा में चल रहा है, और खुद मोदी साहब करते हैं, हर रैली में ये बताते हैं थोड़ा उसको और छोटा कर दें, उनके कद को थोड़ा और काट दें, थोड़ा और उन्हें बौना कर दें। ये एक खास तरह की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, बीजेपी में जब से मोदी साहब सर्वे सर्वा हुए, उस दौर से आज तक कोई भी जो खुद नैसर्गिक तौर पे ऑर्गेनिक लीडरशिप है उसको पनपने नहीं दिया गया है। वो लगातार उन लोग चेहरों की तलाश में हैं जिनके पैरों के नीचे कोई बहुत बड़ी चुनाव की कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन जब नहीं होती है और ऊपर से लादे जाते हैं सिस्टम पर, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना करने के अलावा, महामहिम पूजनीय करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कृपा दृष्टि हट गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई जनमानस में आधार नहीं है। आपने हरियाणा में देखा, आपने गुजरात में देखा, आप जहां भी, आप ये बताइए राजस्थान में कौन है चेहरा, मध्य प्रदेश में कौन है चेहरा? तो उत्तर प्रदेश में योगी साहब अपने बलबूते पर, अपनी जिद पर, और आपको याद है, हम सब पत्रकारों को पता है कि बैकडोर डीलिंग्स क्या क्या रही और कितनी मुश्किल से स्वीकार्य मिली उन्हें। तो ये बात बहुत गौर करने की है कि शिवराज साहब अगर एक सीनियरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका तजुर्बा है उसके बलबूते पर अगर वो क्लेमेंट हो सकते हैं, उम्र में भी छोटे हैं, तो उनको तो कट टू साइज किया ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन कहीं और कोई ऐसी, आप ये बताइए, जितने बड़े लोग हैं बीजेपी में जो अपने खुद जनाधार वाले थे, अब आपने राजनाथ सिंह से कभी कोई ढंग की बात आखिरी बार कब सुनी थी? मतलब क्या व्यक्तित्व था और क्या बन के रह गए वो। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का कोई नेता ही नहीं बचा है। जो बीजेपी, जहां से सारे नेता भी आते थे उत्तर प्रदेश से, वहां अब आप देखिए
बिहार में कोई नेता है, कोई स्काईलैब की तरह गिराया जाएगा ऊपर से ला करके कि अब यही है, इसी को स्वीकार कर लो। गुजरात में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, लगातार चीफ मिनिस्टर बदलने की जो घटनाएं हुई, कोई औकात ही नहीं है इन चीफ मिनिस्टर्स की, यस मैन है ये, मोदी साहब के यस मैन है। इवन नड्डा साहब कहाँ से आते हैं, क्या उनकी हैसियत है, क्या उनका स्टेचर है, कुछ नहीं पता। तो ये एक खास तरह की मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है कि संगठन हमारे हाथ में रहे, कहीं से भी कोई बड़ा नेतृत्व ना उभरे। गडकरी जैसे लोगों के साथ लगातार बीच बीच में आप देखते हैं क्या हुआ, जो सीनियर्स थे उनको तो बर्फ में लगाया ही गया। तो एक छत्र राज करने का एक तरीका यह है कि किसी को हम पनपने ही नहीं देंगे। जो ये संघ से भी अगर ये बात आ जाए कि नहीं अब लोगों में फटीग है, लोग नाराज हैं, कोई नया चेहरा लाओ, तो नया चेहरा ढूंढने से नहीं मिलेगा अब। तो ये उनका तौर तरीका है। जहां तक शिवराज सिंह का सवाल है, जनता में बहुत ज्यादा ऊब है उनको लेकर के, वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और जो सिंधिया फैक्टर है उसने बहुत बॉक डाउन कर दिया है। सिंधिया को एडजस्ट करें तो मुसीबत है, हटाएं तो मुसीबत है, कुछ अजीब तरह की सिचुएशन बन गई है। और मैंने आप ही के शो पे इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें मध्य प्रदेश को केंद्र में रख के की थी कि किस तरह से ओबीसी महासभा जो है वो नाराज है, जो थर्ड जेंडर का उन्होंने 16% का आरक्षण उन्हीं के 14% में घुसा दिया और कह दिया कि ये भी अब एक जाति है। तो जाति का आधार जो था उसको भी उन्होंने डॉबिटेल कर दिया। 42% ओबीसी है और आरक्षण मिलता है 14%, और उसमें भी 14% में भी ये हालत कर दी। अभी आपने जो महिला आरक्षण बिल आया उसमें ओबीसी महिला नहीं है, तो ओबीसी का बहुत बड़ा वर्चस्व है वहां की राजनीति में। और इसके अलावा भी आप देखें तो तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 7% से भी कम है, टोटल मतलब अकलियत जो है माइनॉरिटी वो कम है, तो चैलेंजर नहीं है किसी के लिए भी। और तीसरी बात यह है कि जो वहाँ की बहुत बड़ी आबादी SC ST की है उसके सर पे पेशाब किया गया है। बाद में आप चाहे पाँव धोएं और चाहे उसके साथ नाश्ता करें, खाना खाएं, असली बात यह है कि जो SC ST को प्रोटेक्ट करने वाले कानून हैं वो आप लागू नहीं होने देते हैं। जब उसके सर पे पेशाब किया जाता है तो आप बुला करके अभिनंदन करते हैं। भाई अभिनंदन क्यों कर रहे हैं? अपराधी को, दोषी को आप सजा दीजिए। जब दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो फिर वही आप पाँव धोने लगते हैं। तो ये जो पाँव धोने का जो मामला है, ये सारा बहलाने का जो मामला है, इससे अधिकार की जो भाषा है और अधिकार का जो एक सैंक्टिटी है भारत के संविधान की, संविधान द्वारा दी गई, उससे बाहर ले आकर के आप अपने रहमो करम पर लोगों को कि देखो हम तो बड़े अच्छे हैं। आपको याद होगा कि मोदी साहब ने कहा था हमारे गरीबों को मत मारो, हमें मार लो। अरे भाई आपको क्यों मार ले? आपके दलितों को आप जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं और जो व्यवस्था है CRPC की, उससे बचाइए ना। CRPC को भोथरा कर दिया, पिनल सिस्टम को भोथरा कर दिया, संविधान के अधिकारों को आपने लेटरल एंट्री और 10% जनरल कैटेगरी EWS का ला करके सब कुछ आपने खत्म कर दिया। और अब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पीड़ित है, ज्यादा कोई ऐसी दुर्दांत घटना घट जाती है तो आप कुछ करने लगते हैं। वहां पर भी आप ना कानून व्यवस्था ना संविधान दोनों को नहीं लागू होने देते। हर दलित एट्रोसिटी के बाद एक व्यवस्था है एक हर्जाने की, पर मंथ क्या जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। जो व्यवस्था है कि इंसान अपने इस शोषण से लड़े वो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके कि देखो हम पाँव धो रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, ये सब से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दीक्षित समाज है, दिक्कत बस ये है कि वहां सामाजिक चेतना का जो आंदोलन था वो भोथरा कर दिया गया। ये सांप्रदायिकता का जो पुट सामने लाया गया तो हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया, वरना दलितों की ऐसी दुर्गति पहले नहीं हो सकती थी। और जो करता था उसको संविधान प्रदत्त और जो CRPC प्रदत्त जो व्यवस्था है उसके तहत उसको डील किया जाता था, उसको सजाएं मिलती थी। तो हर आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुसलमान को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो ठीक है, उसको तो कोई जो माइनॉरिटीज है उनका तो यहाँ सवाल ही नहीं है। खुद हिंदू के साथ क्या हो रहा है हिंदू देखे। जी बिल्कुल। अखिल स्वामी जी, जो लगातार IT और ED की जो ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और 4 राज्यों में आज लगातार हमने देखा, और कल हमने देखा कि किस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, क्या आपको लग रहा है कि
और इसके साथ साथ लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब से जातिगत जनगणना को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको लेकर वो करें तो करें क्या, किस तरह से इसको मैनेज करें। तो पहले पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, फिर विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है, और फिर 4 अलग अलग राज्यों में आज हमने देखा, जो कि विपक्ष के हैं, जाहिर सी बात है, वहां आईटी और ईडी की छापेमारी हो रही है। तो ये हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल तो ये चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और क्या आपको लग रहा है इससे किसी तरह से कोई घात इस पर लग सकता है विपक्षी एकता पर? हालांकि अब तक हमने देखा है कि बहुत मजबूती से तमाम जो दल हैं, तमाम खतरों को जानते हुए उन्हें पता था कि ये सब कुछ उनके रास्ते में आने वाला है, एक साथ खड़े हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसमें तो इससे और ज्यादा मजबूती होगी। और एक और चीज ये हो गई है कि जनता भी इस गठबंधन से अब जुड़ रही है, क्योंकि जनता के दिमाग में जो भ्रम था उन्हें समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस कहती थी और जो विपक्षी दल कहते थे वो सिद्ध हो रहा है। शिवाजी ने जो कहा, मैं थोड़ा उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जो मामा जी ने वहां पे पैर धोए, जिसके ऊपर पेशाब किया गया था, वास्तविकता यह है पेशाब किसी और पे किया गया था और पैर किसी और के धो दिए थे। तो जिसके पैर धोए गए वो बेचारा कहने लगा कि साहब मेरे पे पेशाब नहीं किया, मेरे क्यों पैर धो रहे हैं। तो ये मामा जो है, ये जो गुजरात वाले ताऊ जी हैं, उनसे कम नहीं है। ताऊ और मामा के बीच का संघर्ष है। और एक और चीज समझिए आप, यो शिवाजी ने कहा कि ये जो राजनीतिक जो राज्यों का नेतृत्व है उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, ये हर क्षेत्र की, हर राज्य की अस्मिता को दबाकर गुजराती अस्मिता को ऊपर रखना चाहते हैं। आज देश के अंदर 2 सबसे बड़े राजनीतिज्ञ कौन है? आज देश के अंदर सबसे बड़े पूंजीपति 2 कौन हैं? क्या देश को आज तक पता चला किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, किसकी संस्तुति में मिली? Z+ सिक्योरिटी। और वो कश्मीर घुमाया, श्रीनगर घुमाया, वहां अपने उत्तराखंड घुमाया, रूस घुमाया, और Z+ सिक्योरिटी लेके सेंसिटिव एरियाज में घुमाया। ये देश से संबंधित मसला है, ये बीजेपी से संबंधित मसला नहीं है। और एक फ्रॉड आदमी को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली? क्या इसलिए कि वो गुजराती था? दूसरी बात अब ये देखिए कि जितने लोग देश की संपत्ति लूट कर भागे हैं, उसकी लिस्ट बना लीजिए, किस प्रदेश के कितने हैं। तो सवाल यह है कि मेरे राजस्थान की जो राजस्थानी मारवाड़ी परंपराएं हैं उसको अगर पैर में रौंद कर और वसुंधरा राजे सिंधिया को छोटा दिखाकर आप गुजरात को ऊपर रखना चाहते हैं तो राजस्थानी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्रीज को गुजरात शिफ्ट करके आप जो मराठी प्राइड है उसको चैलेंज करना चाहते हैं, आपको याद होगा एक बार गलती की थी, वीरेंद्र पाटिल को झड़क दिया था एयरपोर्ट में, कांग्रेस को बहुत मुश्किल हुई थी। और वहां पे जो वहां के जो आपके लिंगायत वोट्स हैं कांग्रेस से बिखर गए थे, केवल वीरेंद्र पाटिल का जो अपमान हुआ था। और आज के तारीख में हर राज्य का अपमान मोदी जी कर रहे हैं। आप काशी कॉरिडोर देख लीजिए, उज्जैन का कॉरिडोर देख लीजिए, या तो वो चीनियों ने बनाए हैं या गुजरातियों ने बनाए। उस क्षेत्र के लोगों को, उस राज्य के लोगों के अपमान भी हुआ है, उनकी अस्मिताओं पे अटैक भी हुआ है। आप तमिलनाडु पे अटैक करने लगते हैं। अरे द्रविडियन कल्चर है, उनका कल्चर हमारे कल्चर से अलग है। वो हमारे कल्चर का अगर मान लीजिए उससे अपने को अलग मानते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा, हमको उसका सम्मान कर। आप तमिलनाडु से भिड़े रहते हैं, आप बंगाली अस्मिता से भिड़े रहते हैं, दीदी और दीदी करते हैं। तो सवाल यह है कि देश जो है गुजरात नहीं है, गुजरात जो है एक छोटा सा प्रदेश है इस देश का। तो जो पूंजी का विभाजन हो वो सारे देश के, बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वालों को भी हो और ये सबके बीच में हो। गुजराती जो डोमिनेशन है इसको रुकना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और वो डोमिनेशन जो है वो तमाम जगहों पर नजर आता है। सीपी राय जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी फिलहाल जो इंडिया पूरा गठबंधन है उसको लेकर जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। वो स्पीड में जो तीव्रता नजर आनी चाहिए, जो कहा गया था कि अलग अलग रैलियां होंगी, शायद पहले मध्य प्रदेश में होने जानी थी लेकिन फिर वो किसी कारणवश नहीं हुई।
जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद ट्विटर पर बात होती है, या फिर हमने स्पेशल सेशन के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से एक दूसरे के लिए खड़े रहे थे नेता। लेकिन जो चुनावी एक सरगर्मी नजर आनी चाहिए, जो सीटों को बंटवारों को लेकर के आगे आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो क्या होगा, लोगों के सामने, जनता के सामने जो एक साफ क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, उसकी अभी कमी नजर आती है। पहले तो माफी चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। तीसरी बार लाइट चली गई और इतनी देर तक लाइट गायब है। एक साथी की मोबाइल की रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूं। जहां तक आपने इंडिया गठबंधन की बात किया, 1977 के बाद ये पहली बार ये कह रहा मुझे कुछ नहीं, पहले लोग प्रधानमंत्री बनना, मुझको संयोजक बनना है। ये एक ऐसा गठबंधन है जिसे हर आदमी कह रहा है मुझे नहीं बनना है। हमको तो सिर्फ इस कुशासन से देश को छुट्टी दिलानी है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश के संविधान की रक्षा करनी है, आजादी की रक्षा करनी है। इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। जहां तक आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ अभी स्लो डाउन दिख रहा है, दरअसल स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। इस बार बहुत उस तरह काम नहीं हो रहा है कि आनंद फानन में समझौता कर लिया जाए, आनंद फानन में बंटवारे कर लिए जाए और फिर टूट जाया जाए। इस बार सारे काम बहुत सोच समझ के, बहुत कंक्रीट तरीके से हो रहे हैं। विभिन्न कमेटियां इंडिया गठबंधन की बन चुकी है, आपको पता है, और वो लोग बिना किसी शोर शराबे बताए, बिना प्रचार किए हुए उनकी मीटिंग्स लगातार जारी है। नेताओं की नेताओं से मीटिंग लगातार जारी है। हर प्रदेश आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहा है। इस बार ये जो इंडिया गठबंधन बना, उसका इरादा ये है कि हम फाइनल करने के बाद जनता के सामने आए, पूरे कार्यक्रम लेकर के, आगे का भविष्य की प्लानिंग लेकर के, और अपने इंडिया गठबंधन का स्वरूप लेकर के। कोई गलतफहमी नहीं है, यह टू और मजबूत गठबंधन है और यह बहुत दूरगामी गठबंधन है, और ये गठबंधन इस सरकार को बाहर करने जा रहा है। मैं कुछ देर सुन नहीं पाया कि सारी बातें सुनी मैंने। शीबा ने बहुत सारे दर्द बयान किए, मैं उन सारे दर्द से सहमत हूं। ये एक समाज का जो यहाँ की दूसरी आबादी है उसकी अपनी तकलीफ है। आरएसएस और बीजेपी 1924 से जब से बनी है आरएसएस, वो लगातार एक समाज को टारगेट कर रही है। जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था तो इनका गोलवलकर ये कह रहा था कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, मुसलमानों से, ईसाइयों से और कम्युनिस्टों से है। तो ये उनसे लड़ रहे थे और अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। तो इनकी सोच आज भी बदली नहीं, इतने सालों बाद भी बदली नहीं है। उनकी सोच आज भी जहां की तहां है। जबकि सवाल इंसानियत का आ गया है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। मोदी जी और आरएसएस के तमाम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दूसरी तरफ G20 में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और तीसरी तरफ अपने ही देश के, अपने ही भाई बहनों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उनको मारना चाहते हैं, उनकी लिंचिंग करना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन शीबा ने जो आखिरी सवाल छोड़ा, वो सवाल झकझोर देने वाला है कि भाई हम लोग तो कोई उम्मीद नहीं करते, हम लोग तो कुछ लोगों के सहारे खड़े हुए हैं, उनके भरोसे खड़े हुए हैं। हम लोगों के साथ जो हो गया हमने उस पर हाथ नहीं उठाया, हमने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन हिंदू भाई खुद अपनी तरफ देखें। ये सवाल बड़ा है। अगर 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, उस 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा संख्या होगी वो तो हिंदू ही होगी ना, क्योंकि उसकी आबादी 80 साल से ज्यादा है। अगर भ्रष्टाचार बहुत आसमान पर छू रहा है तो उसका शिकार पंचर जोड़ने वाला बच्चा तो नहीं हो सकता, उसका शिकार कूड़ा बीनने वाला बच्चा तो नहीं हो सकता, उसका शिकार तो कहीं ना कहीं बड़ी आबादी ही होगी। इसलिए बुशरा, ये उस बड़ी आबादी के सवाल उठाया शीबा ने। पूरी हिंदू आबादी के आज चिंतन का वक्त है और मुझे लगता है कि पूरी हिंदू आबादी आज चिंतन कर रही है। तभी हमको मेवात में देखने को मिला कि वहां की तमाम बड़ी हिंदू आबादी उठ करके खड़ी हो गई। बोले साथियों, चिंता मत करो, आप हमारे भाई हो, हम यहाँ पर साथ में जीते और मरते रहे हैं, हम साथ में खड़े रहेंगे। और वो एक जवाब है। मेवात से जो कहानी शुरू हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। और शीबा को मैं निश्चित करना चाहता हूं कि जो हो गया 90 के दशक में हो गया, 91 के दशक में हो गया, जो गुजरात में हो गया, लेकिन अब शायद इस हिंदुस्तान की जनता उसको नहीं देगी। और आने वाले समय में इनको वो जवाब, या तो इनको सुधरना पड़ेगा या इनको टूटना पड़ेगा। एक नारा दिया गया था, सुधरो या टूटो, या तो बदल जाओ या टूट जाओ, खत्म हो जाओ। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर खुद दो टुकड़े में टूट जाएगी। उसमें कुछ लोग तो होंगे जो इंसान होंगे, उसमें कुछ लोग तो होंगे जो सेंसिबल होंगे, उसमें कुछ लोग तो होंगे जिनकी आत्मा झकझोरती होगी,
उसमें कोई लोग तो होंगे जो रात को सो नहीं पाते होंगे अपने बुरे काम करने के बाद, बुरी बातें करने के बाद, शायद उनकी आत्मा झकझोर दे। 100 से ज्यादा एमपी बीजेपी में गैर बीजेपी गैर आरएसएस है। मैं हमेशा उनको चुनौती देता रहता हूं कि एक बार अपने दिल में झांक के देखो कि सिर्फ तुम छोटे से स्वार्थ के लिए पैदा हुए हो और उस अब आई है। जी हाँ। जी। तो मेरा सवाल ये है कि जो सीपी राय जी जो बातें कह रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी बातें हैं, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, क्योंकि हर रोज हम जिस तरह की तस्वीरें देखते हैं, जिस तरह की खबरें देखते हैं, वो साफ तौर पे दिखाती हैं कि समाज अभी भी किस तरह से बटा हुआ है। और अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, और उस पोस्टर में राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाया गया है, और रावण के इसमें उन्होंने 6 सर दिखाए हैं, हालांकि उनको इतना भी नहीं पता कि रावण के कितने सर थे। और उसमें उन्होंने लिखा है द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज इविल, एंटी धर्मा, एंटी राम, हिज एम टू डिस्ट्रॉय भारत, भारत खतरे में है। तो ये सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी की तस्वीर रावण की तरह इसमें पेश की गई है, और अलग अलग सर जो हैं वो रावण के लगाए गए हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है हिंदुस्तान खतरे में है, मोदी नव। जो भी आप इसको समझें कि वो किस तरह से इसको है। तो अभी भी राहुल गांधी को धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ और देश का रावण और भारत को तोड़ने की बात जो करता है, वही तमाम सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी मुख्तलिफ सियासत कर रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, वो बिना ये देखे वो किस मजहब का है, किस जात का है, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, मोहब्बत के नाम पर देश को जोड़ रहे हैं। लेकिन लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के गले से ये उतर नहीं रहा है, और हमेशा राहुल गांधी को या कांग्रेस को एंटी भारत, एंटी इंडिया, देश का दुश्मन, चीनी एजेंट, भगवान राम का दुश्मन, हिंदुओं का दुश्मन, यही पेश किया जा रहा है। और लग रहा है कि यही एक तरह से पिच तैयार कर ली गई है कि कांग्रेस को, विपक्षी दलों को एंटी हिंदू दिखाना है, और तभी हिंदू कंसोलिडेट होगा। बुशरा जी, मुझे याद आ गया कि आरएसएस ने एक पोस्टर बहुत पहले बनाया था जिसमें बीच में रावण का ही पुतला बनाया था कांग्रेस को लेकर के, और उसमें बीच में महात्मा गांधी थे और उनके जो 10 सर थे उसमें सरदार पटेल थे, उसमें नेहरू साहब थे, उसमें मौलाना आज़ाद थे, उसमें वो हम जो सारे हमारे हीरोज़ हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान निछावर की या जान आगे रखी और सालों साल जेल में रहे अंग्रेज़ों की, उन सब को लेकर के एक ये पहले कर चुके हैं। तो बहुत से लोग जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी इज़ द न्यू गांधी, तो मुझे लगता है कि ये आरएसएस भी उनको वहीं पर फिट कर रही है अपनी तरफ से, कि पहले हमने मोहनदास करमचंद गांधी को किया था, अब हम राहुल गांधी को कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए कितनी नेगेटिविटी है, इतना नगण्य, मतलब जो ऐसी चीज़ें थी जो आपके मुंह को कसैला कर देती हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, लगातार उसको कैंपेन का हिस्सा बनाती है बीजेपी। ये जो नेगेटिविटी है वो इसलिए है कि 2 बार वो नफरत की फसल काट चुके हैं, और अब मुझे बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने गुड वर्क किया होता, अच्छा काम किया होता, तो वो उस पर ही बात करते और हम उसका अवलोकन करते, कहते नहीं इसमें ये रह गया, उसमें और बेहतर हो सकता था। वो तो होना नहीं है। सवाल ये है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये तय करना है कि मुसलमानों से नफरत की वो कितनी बड़ी कीमत अदा करने को तैयार हैं। 11% का उछाल इस देश में युवाओं के आत्महत्या में आया है, जिसमें ट्रेडर्स हैं नंबर 1, पहले किसान थे, अब जो छोटे मंझोले व्यापारी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें युवा हैं, और ये ज़्यादातर लोग 99 से ज़्यादा प्रतिशत इसमें बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं, ठीक है, और इसमें अपर कास्ट भी शामिल हैं। तो मुसलमानों से नफरत की जो आप कीमत अदा कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चल रही है कि वो कीमत कितनी बड़ी है। आपके जितने भी भविष्य का सपने थे, आज इस देश के युवाओं के भविष्य के कोई सपना अपना नहीं बचा है। अपना सपना देखने के बजाय अपने राजा को बनाए रखो, राजा को प्रतिष्ठित करो, राजा की शान शौकत बनाए रखो, राजा की जो इशरत है उसमें कमी ना आ जाए,
तो सिर्फ राजा के लिए अपना जीवन दे दो, तुम्हारा अपना कोई सपना नहीं है। जो लड़का उस समय 22-24 साल का था, आज वो 32-33 साल का है, उसके जिंदगी में क्या सुधार आया है? वो ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार योजना के तहत एक गौरक्षक का नाम का झूठा एक ग्रुप बनाए, उस गैंग से फिर वो वसूली करे, हत्याएं करे, लिंचिंग करे, उसकी वीडियो जारी करे, और अगर माई बाप कोई मिल गया बीजेपी से तो उसको वो पुलिस से बचा लेगा, वरना आज नहीं तो कल जो नामजद रिपोर्टें होती हैं वो तो होती हैं। मेरा यही सवाल रहेगा। जी मैं अपने देश की आवाम से ये सोचती हूँ कि उनसे कोई ये बात पूछे, शीबा असलम फहमी पूछेगी तो उनको लगेगा मुसलमान है, ये तो विरोध कर रही है। वो खुद पूछें, उनके बुजुर्ग पूछें जो व्हाट्सएप पे या पार्क में बैठ करके बहुत खुश होते हैं, वो पूछें और वो जवाब दें कि मुसलमानों से नफरत की कीमत पर तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा जीवन साथी पाने का सपना, ये सारा का सारा कहाँ पहुंच गया है? ये है ही नहीं अब। और आपसे एक बार कहा गया कि अभी आप अपने बारे में बात ना कीजिए, अभी देश को मुसलमानों से बचाना है, आपने कर दिया। दोबारा कहा गया, दोबारा भी आपने कर दिया। कितनी बार देश को बचाना है? क्या कैसे बचेगा देश? पंचर पुत्र तो कुछ नहीं मांग रहा है, ना वो आरक्षण मांग रहा है, ना वो आपसे कोई किसी और तरह का कुछ मांग रहा है। वो तो सिर्फ इतना कहता है हमारे साथ जब अपराध हो तो हमारी भी रिपोर्ट लिख ली जाए और हमारे अपराधियों को सजा मिल जाए, हम उसी उतने ही में हम समझेंगे कि बहुत अच्छा हो गया है देश में। जी तो अब सवाल हिंदू समाज को अपने आप से करना है, युवाओं को अपने बुजुर्गों से करना है कि ये आपने हमें कौन से एजेंडे पे लगाया, और बुजुर्गों को ये जवाब देना है अपने युवाओं को कि बलात्कार जब हो रहे हैं तो हिंदू लड़कियों के क्या नहीं हो रहे हैं? क्या सिर्फ मुसलमान लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं? तो ये सारे सवाल जो है वो आपस में कीजिए। हम हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं है, ये बात मुसलमान समाज मानता है, वो छोड़ दीजिए, अपनी आत्महत्याओं पे बात कर लीजिए बस। जी बिल्कुल। सीपीआई जी, वक्त की बहुत कमी है, मैं आपको लास्ट 30 सेकेंड्स आपको देना चाहूंगी। जी मेरा कितना आपका बात आप पहुंच पाई, लाइट फिर चली गई। जी 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 बुशरा बोलिए। जी लास्ट 30 सेकंड में जी आपको बोलिए। देना चाहूंगी। आप लगातार हम ये देख रहे हैं, आपने शायद देखा होगा कि अभी राहुल गांधी का एक पोस्टर जो है वो रिलीज किया गया है जिसमें उनको रावण की उपाधि जो है वो दी गई है, फिर आपकी तरफ से भी रिलीज किया गया है एक पोस्टर। तो लगातार आपको वही देश का दुश्मन, भारत विरोधी, वही भगवान राम का विरोधी, हिंदुओं का विरोधी, वही सब कुछ आपको फिर से दिखाया जा रहा है। आप इसकी काउंटर पॉलिटिक्स में अपना टाइम वेस्ट करेंगे या फिर देश के बीच में उन मुद्दों को लेकर अडिग रहेंगे जिनकी बात होनी चाहिए? बुशरा, मेरे सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्टर जारी किया है जो अखबार में 1947 में, और उसमें महात्मा गांधी बीच में है, उनके दोनों तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल इत्यादि इत्यादि हैं, और सामने आरएसएस की चीफ उस जमाने के तलवार लेकर, वो धनुष और बाण लेकर के उनको बाण मार रहे हैं, और उनको उस वक्त भी ऐसे को दुश्मन बनाया गया था। ये तो आरएसएस का चरित्र है। उसने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि किसी को भी नहीं छोड़ा उस पोस्टर में। अब ठीक है, उनका नाम लेना उनकी मजबूरी हो गया दुनिया के दबाव में, तो लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते। हम लोग उन बातों में विश्वास करते हैं जिन बातों में शीबा असलम फहमी विश्वास करती है। शीबा ने जो तमाम मुद्दे उठाए, हम उन मुद्दों पर विश्वास करते हैं। आज प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में जो मुद्दे उठाए, हम उन पर विश्वास करते हैं। राहुल गांधी जो लगातार यात्रा लेकर चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो हर जगह उन्होंने भी हिंदू क्या, इस पर उन्होंने अपना एक परिपत्र जारी किया है, ये बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है। हम लोग इंसानियत में विश्वास करते हैं। हम लोग पाकिस्तान से मुकाबला करने में विश्वास नहीं करते, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और चीन से मुकाबला करने में विश्वास करते हैं। हम उस तरक्की में विश्वास करते हैं। उसी का परिणाम है, कांग्रेस की सोच का ही परिणाम है कि आज चंद्रमा पर हमारा रोवर चल रहा है, हम मंगल ग्रह की तरफ, हम सूर्य की तरफ। वो कांग्रेस की सोच थी, ये इनकी सोच है। ये मूर्तियां बनवा रहे हैं, और वो भी चीन से बनवा रहे हैं। एक तरफ इन्होंने कहा था स्वावलंबन की बात, हम आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन ये मूर्तियां भी बनवा के लेके आ रहे हैं, तो चीन से बनवा के लेके आ रहे हैं। जिस चीन ने हमारे हजारों मील जमीन पर कब्जा कर लिया है, उस जमीन से इनका जो विदेश व्यापार है, हमारी तरफ से जाने वाला व्यापार बहुत कम है, और उसकी तरफ से आने वाला व्यापार कई गुना ज्यादा है। हम घाटे के व्यापार में चीन के साथ, चीन को धन और दौलत दे रहे हैं, उस दौलत से वो हथियार चौबंद करके हमारे देश को कब्जा कर रहा है। हमारे सरकार में भी मनमोहन सिंह के टाइम में चीन 4 कदम आगे आ गया था,
लेकिन मनमोहन सिंह ने बिना कुछ बोले उसी चीन को ऐसा झटका दिया था, 48 घंटे में चीन को वापस लौट जाना पड़ा था। ठीक है, 62 में हम हार गए थे, लेकिन 65 जीत गए, 71 जीत गए, बाकी जीतते रहे, और आज हम दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य ताकत है। तो ये सब कांग्रेस की देन है बुशरा। ये लोग केवल बात करना जानते हैं, ये लोग केवल तमाशे करना जानते हैं, ये लोग केवल शब्दबाग दिखाना जानते हैं, ये लोग केवल जुमला देना जानते हैं, और हम काम करना जानते हैं। हम चूंकि देश की चिंता करते हैं, इसलिए हम देश के लिए चिंतित हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि देश के दुश्मनों से जल्दी देश को छुट्टी मिले, देश की आजादी, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान सुरक्षित रहे, और देश का जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम तक हर एक को सुरक्षित महसूस करे और अपने भविष्य को लेकर के निश्चित रहे कि उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मैं बहुत सारी बातें उसके पहले कर चुका था, पता नहीं आपको तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की लाइट का कमाल है जो घंटों घंटों गायब रह रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और अब ये देखना होगा कि जिस तरह की सियासत फिलहाल देखने के लिए मिल रही है, चाहे नरेंद्र मोदी जिस तरह के कार्ड खेल रहे हैं, अपना महिमा मंडन जो करा रहे हैं, समाज को बांटने के जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं, और या फिर जो बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, और जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं उस पर जनता यकीन करती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत कम वक्त बचा है, 2 महीने से कम का विधानसभा चुनाव का और 7-8 महीने से भी कम लोकसभा चुनाव का वक्त जो है वो बचा है। और शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।